हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पेरियल केमिस्ट्री एक्सप्लोरर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो फर्स्ट हमारा है मास। मास को हिंदी में हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। मास क्या होता है? कोई भी क्वांटिटीज़ है, कोई भी वस्तु है, जैसे मान करके चलिए ये हमारा मार्कर है। मार्कर में जो भी पदार्थ की मात्रा उपस्थित है, इस पदार्थ की मात्रा को हम लोग मास कहते हैं। कोई भी वस्तु ले लीजिए, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मेरे अंदर जितने पदार्थ की मात्रा है उसे भी क्या कहेंगे? मास कहेंगे। यानी हम लोग कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ मैटर, present in a substance is called mass। और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। मास का SI यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, यानी द्रव्यमान का SI मात्रा किलोग्राम होता है, जिसे हम लोग kg से रिप्रेजेंट करते हैं। अदर यूनिट्स में आ जाएंगे ग्राम, पाउंड, मेट्रिक टन, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे जानना है कि अगर ये यूनिट ग्राम में हो या पाउंड में हो या फिर मीट्रिक टन में हो, तो इसे हम लोग केजी में, या केजी में हो तो ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आ जाता है यूनिट कन्वर्जन। तो सबसे पहली बात याद रखेंगे, 1 kg इक्वल टू होता है kg, यानी k का मतलब क्या? किलो यानी 1000। तो किलो के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? 1000, और बच गया क्या? ग्राम, यानी 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। सेकेंड नंबर हम लोग देखेंगे 1 पाउंड इक्वल टू होता है 453.6 ग्राम। और अगर इस ग्राम को फिर से केजी में चेंज करना चाहते हैं तो 453.6 डिवाइडेड बाय 1000, यानी अगर ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो उसे 1000 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो इक्वल टू हो जाएगा 0.4536 kg। थर्ड हम लोग देख लेंगे 1 मीट्रिक टन इक्वल टू होता है 1000 kg। और अगर आप इसे ग्राम में बदलना चाहते हैं तो 1000 इंटू 1000 ग्राम। किलो फिर आ गया, किलो का मतलब 1000, यानी टोटल मिला करके 10 का पावर 6 ग्राम होगा। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि 1 पाउंड इक्वल टू कितना होता है? 453.6 ग्राम, और 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 मीट्रिक टन इक्वल टू 1000 kg। तो इतनी बातें से क्या होगी कि हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज कर सकते हैं। अब एक बात और ध्यान में रखना है, मास ऑफ ए substance is independent from gravity, यानी ये ग्रेविटी पर निर्भर नहीं करता है। Therefore, इसी कारण किसी वस्तु का मास हर जगह एक समान होता है। Therefore, mass of a substance
रिमेन्स सेम एवरीवेयर, हर जगह क्या होगा, सेम होगा। और एक पॉइंट और, मास इज मेजर्ड बाय या डिटरमाइंड बाय एनालिटिकल बैलेंस। एनालिटिकल बैलेंस एक तराजू है जो ग्रेविटी से फ्री होता है और उसी से हम लोग किसी वस्तु के मास को डिटरमाइन कर सकते हैं। बाकी जितने भी वेइंग मशीन है वो हमारे वेट को बताता है, मास को नहीं बताता है, और वेट में ग्रेविटी भी इन्वॉल्व होता है। चलिए दूसरा टर्म हमारा आ जाता है वेट। वेट को हम लोग भार कहते हैं, यानी अगर ये वस्तु को हम छोड़ दें तो ये नीचे की ओर गिर जाएगी। वजह यह है कि इस वस्तु पे ज़मीन के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो किसी वस्तु पर ग्रेविटी के द्वारा जो, या वस्तु के पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो फोर्स इसे महसूस किया जा रहा है, इस पर महसूस किया जा रहा है, या इसके द्वारा जो महसूस किया जा रहा है, किसके वजह से, पृथ्वी की वजह से, तो उस फोर्स को हम लोग वेट कहते हैं। क्या कहेंगे, वेट। यानी वेट कुछ और नहीं, वेट एक फोर्स है जो पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है, किस पर, किसी वस्तु पर, जिसके वजह से वस्तु ऊपर की ओर ना जा करके नीचे की ओर जाता है। तो उस फोर्स को हम लोग वेट कहते हैं। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, यानी अनुभव किया जा रहा है, एक्सपीरियंस्ड बाय ए सब्सटेंस ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय W। तो वेट इक्वल टू हो जाएगा, मान करके चलिए इस वस्तु का मास m है और इसके द्वारा g ग्रेविटी लगाया जा रहा है, तो m इंटू क्या होगा, g। तो वेट इक्वल टू हो गया मास इंटू ग्रेविटी। g का वैल्यू आप लोग जानते होंगे 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये अर्थ के सरफेस पे होता है। अगर इससे हम लोग ऊपर जाएंगे तो भी g का वैल्यू घटता है और नीचे जाएंगे तो भी g का वैल्यू घटता है, ये आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे। चलिए तो इसका हम लोग देखते हैं SI यूनिट क्या होगा। तो SI यूनिट की बात अगर हम लोग करेंगे तो अब देखिएगा मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम। और जी का यूनिट आप यहाँ पे देख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी हम लोग कहेंगे केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल N से। वेट जो है वो डिपेंड किया किस पर, ग्रेविटी पे। इसीलिए किसी वस्तु का वेट जो है जगह चेंज करने पर चेंज हो जाता है। जैसे अगर मान करके चलिए, अगर मेरा वज़न यहाँ पे, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर मेरा वज़न 60 kg है, तो चंद्रमा पे जाने के बाद मेरा वज़न वहाँ 1/6 यानी 10 kg रह जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए वेट of a substance depends upon gravity and hence its value changes from place to प्लेस। यानी अगर हम लोग जगह को चेंज करेंगे तो वस्तु का वेट भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग देखेंगे वेट एट मून, यानी मून पर जो वेट होगा वो पृथ्वी पर के वेट का 1/6 होगा, यानी 1/6 होगा। जिसे मान करके चलिए पृथ्वी पर वजन जो है 60 kg है, तो
चंद्रमा पर कितना होगा 1/6 इंटू 60 kg यानी कितना 10 kg होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें मास क्या होता है, मास अमाउंट ऑफ मैटर को कहते हैं, जबकि वेट क्या है, वेट इज अ फोर्स जो कि उस प्लैनेट के द्वारा लगाया जाता है वस्तु पर। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है किलोग्राम, और आपका वेट का क्या होता है न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग आगे देखेंगे कि हमारा मास जो है वो डिपेंड नहीं करता है ग्रेविटी पे, जबकि वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, जिसके वजह से मास जो है हर जगह सेम होता है और ग्रेविटी की वजह से वेट चेंज होता है। तो वेट जो है वस्तु का बदलेगा जगह चेंज करने के साथ साथ। ठीक है, तो हम लोग तीसरा क्वांटिटी चलते हैं। तीसरा हमारा है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम को हम लोग हिंदी में आयतन कहते हैं। आयतन का मतलब होता है किसी वस्तु के द्वारा जो जगह घेरा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं आयतन, यानी द स्पेस occupied by a substance is called volume। और वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या होता है ऊंचाई, LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये हो गया क्या वॉल्यूम। और अगर हम लोग इसके SI यूनिट की बात अगर करेंगे, SI यूनिट, तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट मीटर का भी क्या होगा, सॉरी लेंथ का मीटर, चौड़ाई का भी क्या होगा मीटर होगा, और ऊंचाई का भी क्या होगा मीटर, यानी हम लोग कह सकते हैं मीटर क्यूब। और इसके अदर यूनिट्स सपोज कर लीजिए, मान लेते हैं लंबाई को हमने सेंटीमीटर में मापा, चौड़ाई को भी सेंटीमीटर में और ऊंचाई को भी सेंटीमीटर में, तो यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। आप लिख सकते हैं मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है और मिलीलीटर भी हो सकता है। तो इतने यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग इस यूनिट को कन्वर्ट कैसे करेंगे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, तो ध्यान से देखेंगे। यूनिट कन्वर्जन यहाँ पे आ जाता है, यूनिट कन्वर्जन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिएगा 1 मीटर इक्वल टू हम लोग जानते हैं कितना होता है 10 डेसीमीटर, और इक्वल टू कितना 100 सेंटीमीटर। अब बताइए हमारा वॉल्यूम जो है मीटर का क्यूब में होता है, डेसीमीटर का भी किस में होता है क्यूब में, और सेंटीमीटर का भी क्यूब में। तो इन लोगों का क्यूब कर देते हैं। तो बताइए 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब बराबर 10 का क्यूब यानी 10 का पावर 3 डेसीमीटर क्यूब। 100 का क्यूब करेंगे यानी पावर 3, तो 10 का पावर ये 2 ऑलरेडी है और उसका पावर 3, तो 2 अगर मान के चलिए 10 का पावर 2 है और इसका पावर 3, तो ये पावर का पावर गुना हो जाता है, यानी 10 का पावर कितना होगा 6। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और एक बात आप लोग ध्यान देंगे कि हमारा डेसीमीटर क्यूब का मतलब है कि मान करके चलिए मोटा मोटी इतना लंबा, इतना चौड़ा और इतना ही क्या होगा ऊंचा होगा। तो इतने बड़े कंटेनर में हम लोग 1 लीटर पानी को रख सकते हैं। तो हमारा डेसीमीटर क्यूब और लीटर दोनों बराबर होते हैं। तो बताइए 1000 डेसीमीटर क्यूब बराबर कितना लीटर, 1000 लीटर। तो हम लोग इसको कह सकते हैं 1000 लीटर यानी 10 टू द पावर 3 लीटर। और अब एक बात बताएंगे कि अगर ये और ये बराबर है और ये भी बराबर है, तो जाहिर सी बात ये दोनों भी बराबर होंगे और ये भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो कुल मिलाकर के हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा। देखिएगा 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 टू द पावर 3 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 टू द पावर 3 लीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। और एक बात और कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000। तो 1000 में कितने हो जाएंगे 1000 गुने 1000 यानी 1000 लीटर में हो जाएगा बराबर 10 टू दी पावर 6 मिलीलीटर। तो ये इक्वेशन को आप ध्यान में रखेंगे, सारे कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे मान करके चलिए यहाँ पे सबसे बड़ा यूनिट कौन हो गया मीटर क्यूब, ये दोनों क्या हो गए बराबर और ये दोनों भी क्या हो गए बराबर हो गए। ये दोनों इक्वल है और ये दोनों भी क्या है इक्वल है। तो सबसे बड़ा हो गया मीटर क्यूब, उसके बाद ये दोनों और सबसे छोटा ये दोनों। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा यूनिट कन्वर्जन। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए आपका वॉल्यूम क्या है, तो कैसे बताएंगे? तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो शरीर है इसका लंबाई तो खैर चलिए मान करके चलिए 5.5 फीट या 6 फीट जो है। लेकिन क्या हमारा जो सेकेंडरी चौड़ाई जो है वो हर जगह यूनिफॉर्म तो नहीं है, हर जगह एक समान तो नहीं है। तो आप ना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो कर नहीं सकते हैं, या सिलेंडर की तरह तो नहीं है कि हर जगह के रेडियस बराबर है।
तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक तरीका है। मान करके चलिए एक ड्रम है और ड्रम में हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से पानी को भर देते हैं। पानी को भर दिए, पूरी तरह से भर दिए, और आराम से आप क्या करिए, इस ड्रम में जो है डूब जाइए। डूब करके फिर जो है निकल जाइए आराम से, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ड्रम का कुछ पानी जो है वो खाली हो गया होगा, कुछ पानी खाली हो गया होगा। अब ये पानी जो है खाली हो गया, तो अब हम क्या करेंगे कि इस ड्रम में 1-1 लीटर करके पानी भरते जाएंगे। तो अब देखेंगे कि 20 लीटर या 30 लीटर पानी और ज़्यादा इसमें ले रहा है, मतलब आपके वजह से कितना लीटर पानी खपत हुआ, मान लीजिए 20 लीटर, तो आपका वॉल्यूम भी कितना होगा, 20 लीटर होगा। क्लियर है? और जब आप लीटर में निकाल लिए तो उसे डेसीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल तरीका किसी भी वस्तु के वॉल्यूम को निकालने का। ओके, अब हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट क्वांटिटीज हमारा होगा डेंसिटी। डेंसिटी यानी इसे हम लोग हिंदी में घनत्व कहते हैं। तो हम लोग इसे डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट्स यूनिट वॉल्यूम, यानी किसी भी वस्तु के इकाई आयतन में जो द्रव्यमान उपस्थित है उसे हम लोग डेंसिटी यानी घनत्व कहते हैं। यानी द मास ऑफ ए सब्सटेंस प्रेजेंट in its unit volume, its unit volume is called density. Density equal to mass upon volume होता है, mass upon volume। इसकी SI यूनिट की बात करेंगे तो SI यूनिट ऑफ डेंसिटी देखेंगे इक्वल टू क्या होगा, मास का SI यूनिट यानी kg और वॉल्यूम का SI यूनिट यानी मीटर क्यूब। इसे हम लोग इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अदर यूनिट्स की बात करेंगे तो यदि हम मास को केजी में एक्सप्रेस करें और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में ना एक्सप्रेस करके लीटर में एक्सप्रेस करते हैं तो यूनिट हो जाएगा केजी पर लीटर। मास का यूनिट अब चेंज कर देते हैं ग्राम और वॉल्यूम का लीटर ही रहने देते हैं। मास का यूनिट हम लोग ग्राम ले लेते हैं और वॉल्यूम का मिलीलीटर। और अगर हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी ले सकते हैं या फिर हम लोग केजी पर डेसीमीटर क्यूब भी ले सकते हैं या हम लोग केजी पर या ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब भी ले सकते हैं एक्सेट्रा। तो ये सारे यूनिट हो सकते हैं किसके, डेंसिटी के। अब हम लोग देखते हैं यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन की बात अगर हम लोग करें तो ये बाद में आसान हो जाएगा, लेकिन शुरुआती दौर में आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बारीकी से हर एक टॉपिक को क्लियर करते चले जाएं तो बाद में हमें बहुत ही आसान होगा पढ़ना। पहला नंबर कन्वर्ट्स 1 kg पर मीटर क्यूब इनटू ग्राम पर मिलीलीटर, यानी केजी पर मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम पर मिलीलीटर में। तो देखेंगे 1 kg पर मीटर क्यूब है, यानी इसे कन्वर्ट करना है केजी को किसमें, ग्राम में, और मीटर क्यूब को मिलीलीटर में। तो देखिए 1 kg पर मीटर क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 1 kg अपॉन 1 मीटर क्यूब, और ये बराबर होगा 1 kg को ग्राम में बदलेंगे तो के यहाँ पे के क्या है, किलो है। किलो का मतलब होता है 1000, यानी 10 to the power 3 ग्राम अपॉन
1 मीटर क्यूब हम लोगों ने देखा वॉल्यूम में इक्वल टू होता है 10⁶ मिलीलीटर। तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, 10⁶ ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी हम लोग लिखेंगे 10⁻³ - 6 ग्राम पर मिलीलीटर, यानी इक्वल टू हो जाएगा 10⁻³ ग्राम पर मिलीलीटर। यानी ये आपका पहला कन्वर्जन था। यानी हम लोग कह सकते हैं 1 kg पर मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ ग्राम पर मिलीलीटर होगा। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मान लिया जाए आपको कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए, कन्वर्ट्स 1 ग्राम पर मिलीलीटर इनटू kg पर लीटर। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 ग्राम पर मिलीलीटर है, आप इसे लिख सकते हैं 1 ग्राम अपॉन 1 मिलीलीटर। तो देखेंगे यहाँ पे छोटे यूनिट से अगर बड़े यूनिट में ले जाना है तो उसके लिए देखिएगा थोड़ा ध्यान से, है ना। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में लाने के लिए झंझट नहीं होती है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में ले जाने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ऐसे आप समझ जाएंगे तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, ग्राम को कन्वर्ट करना है किस में, केजी में। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसे 1 kg से गुना कर देंगे और 1 kg से डिवाइड कर देंगे। और मिलीलीटर को कन्वर्ट करना है लीटर में, तो फिर से क्या करिए, 1 लीटर से गुना कर दीजिए और 1 लीटर से डिवाइड कर दीजिए। अब देखेंगे 1 ग्राम बाय 1 मिलीलीटर इनटू हमारा यूनिट क्या होना चाहिए, केजी पर लीटर, केजी पर लीटर। तो ऊपर में केजी और नीचे में लीटर को रहने दीजिए, बाकी को हटा दीजिए। तो अगर इस लीटर को हटाना है तो इसे कन्वर्ट करना होगा मिलीलीटर में, ताकि ये मिलीलीटर और ये मिलीलीटर कैंसिल हो जाए। और इस केजी को अगर हटाना है तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में, ताकि ये ग्राम और ये ग्राम हट जाए। तो ध्यान देंगे, यानी नीचे वाला केजी को कन्वर्ट करना होगा और ऊपर वाले लीटर को कन्वर्ट करना होगा। तो ये 1 kg को हम लोग रहने देते हैं और इस लीटर को कन्वर्ट कर देते हैं मिलीलीटर में। तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर अपॉन 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम इनटू इस लीटर को रहने दीजिए। तो आप देखेंगे ये ग्राम और ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये मिलीलीटर और ये मिलीलीटर भी कैंसिल हो जाएगा, 1000 और 1000 कैंसिल। तो क्या बच गया, 1 kg अपॉन 1 लीटर, यानी 1 ग्राम पर मिलीलीटर इक्वल टू 1 kg पर लीटर। यानी ये दोनों यूनिट जो है वो बराबर है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, अगर आप समझ गए हैं, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल को जानते हैं, तो और भी दूसरा तरीका है। जैसे देखिए 1 ग्राम पर मिलीलीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, केजी पर लीटर में। तो ज़रा बताइए 1 kg बराबर कितना ग्राम होता है, 10⁻³ ग्राम। तो बताइए 1 ग्राम इक्वल टू, ये 10⁻³ इधर आएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ kg। तो बताइए ग्राम को केजी में बदलना है तो इक्वल टू कितना होगा, 10⁻³ kg। और एक बात और बताइए, एंड 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मिलीलीटर, इसलिए 1 मिलीलीटर इक्वल टू 10⁻³ लीटर। तो हम लोग डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 10⁻³ मिलीलीटर, सॉरी लीटर। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी 10⁻, ऊपर में -3 है, नीचे में -3, ऊपर जाके क्या होगा, +3। यूनिट बच गया केजी पर लीटर, यानी 10⁻0 केजी पर लीटर, यानी 10⁻0 का वैल्यू कितना होगा, 1 kg पर लीटर, यानी 1 ग्राम पर मिलीलीटर इक्वल टू 1 kg पर लीटर है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग डेंसिटी को कन्वर्ट, यानी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी डेंसिटी। और नेक्स्ट हमारा होगा प्रेशर एंड टेम्परेचर। हम लोग आगे देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा फिजिकल क्वांटिटी है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट एरिया ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेशर। यानी किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पर जो फोर्स लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दाब कहते हैं, यानी प्रेशर कहते हैं। प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी फोर्स अपॉन एरिया, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर। अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करेंगे तो इसका एसआई यूनिट हो जाता है, एसआई यूनिट फोर्स का क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और एरिया का क्या? मीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये फोर्स हो गया, फोर्स का क्या होता है? न्यूटन बाय क्या होगा? मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पास्कल। तो अगर एक शब्द में पूछा जाए प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? पास्कल। ओके। अदर यूनिट्स की बात अगर हम लोग करें तो सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला यूनिट है एटीएम। तो एटीएम यानी एटमॉस्फेयर। एटीएम बार भी इस्तेमाल किया जाता है, टॉर भी इस्तेमाल किया जाता है, और मिलीमीटर ऑफ मरकरी, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, या हम लोग कह सकते हैं मीटर ऑफ मरकरी, यानी पारा की ऊंचाई। पारा की ऊंचाई को देख करके हम लोग प्रेशर को डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन। तो अभी मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला यूनिट कौन है? एटीएम। तो हम लोग देखेंगे एटीएम को बाकी से कैसे कन्वर्ट करेंगे या एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, यानी अगर किसी और यूनिट में दिया हुआ है तो उसे एटीएम में कैसे बदलेंगे। तो 1 एटीएम इक्वल टू होता है, यानी 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली बात देखिए आप 1.01325 बार, यानी एक एटीएम का वैल्यू बार में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। इसी को अगर हम लोग टॉर में देखेंगे तो 760 टॉर होता है, और अगर हम इसे मिलीमीटर ऑफ मरकरी में देखेंगे तो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और अगर इसे सेंटीमीटर में बदलें तो आप जानते हैं 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। तो इसे अगर 10 से डिवाइड कर दिया जाए तो 76 सेंटीमीटर हो जाएगा, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। और आप ये भी जानते हैं 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, तो 0.76 मीटर ऑफ मरकरी। एक बात और आप याद रखेंगे कि सामान्यतः मिलीमीटर में दिया हुआ रहता है और हमें कन्वर्ट करना होता है किसमें? एटीएम में। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि एटीएम इक्वल टू, अगर एटीएम में निकालना है तो मिलीमीटर को डिवाइड कर दीजिए 760 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एटीएम में। यानी एक एटीएम बराबर कितना? 760। तो जितने भी मिलीमीटर दिया हुआ उसको डिवाइड कर देंगे कितने से? 760 से। या फिर अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर को हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे? 76 से। कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एटीएम में। और अगर आपको मीटर में, तो ये सामान्यतः नहीं होता है लेकिन इस्तेमाल नहीं किया जाता। आज तक मैंने कोई भी बुक में ऐसा लिखा हुआ नहीं देखा, कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो ओवरऑल मिला करके आप देखेंगे तो एक एटीएम का वैल्यू इन यूनिट में देखेंगे आप ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, सब एक से क्या है? ज़्यादा है। तो इनमें से सबसे बड़ा यूनिट हमारा कौन है? एटीएम। क्लियर है? इसीलिए हम लोग एटीएम को बाकी से कन्वर्ट करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसे 1 एटीएम लिया गया है। इसीलिए हम लोग वो भी सरफेस पे, अर्थ सरफेस, यानी हम लोग कहेंगे समुद्र की सतह पर जो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कितना है? 1 एटीएम। इसीलिए बाकी से हम लोग इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा ज़रूरत हमें एटीएम में ही पड़ता है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 6 नंबर, यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी तापमान, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है।
तापमान के बारे में कहा जाता है ये रिलेटिव डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस है किसी भी वस्तु का, यानी हम लोग कोई भी वस्तु को ठंडा या गर्म नहीं कह सकते हैं। जैसे मान करके चलिए यह वस्तु का तापमान अगर 60 डिग्री सेल्सियस है और इसके बगल में एक वस्तु है जिसका तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस, तो हम कहेंगे कि ये जो बी नंबर वस्तु है वो ए से ज़्यादा गर्म है। लेकिन अगर इसके बगल में एक ऐसा वस्तु रख दिया जाए जिसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है, तो अब देखिएगा सी के तुलना में बी जो है वो ठंडा हो गया, लेकिन ए की तुलना में बी जो है वो ज़्यादा गर्म है। तो ये गर्म और ठंडा जो है वो एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, यह एक रिलेटिव टर्म है, यानी किसके तुलना में गर्म है या किसके तुलना में ठंडा है। चलिए, तो हम लोग क्या कहते हैं इसे, इट इज़ द मेजर ऑफ, यह माप है रिलेटिव डिग्री ऑफ hotness and coldness of a body। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट होता है केल्विन, जिसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर 4 और यूनिट्स हैं अदर यूनिट्स में। एक होता है सेल्सियस, नेक्स्ट होता है फ़ारेनहाइट, हमारा बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, और होता है रियूमर। सेल्सियस को हम लोग डिग्री सी से, फ़ारेनहाइट को एफ से, रियूमर को आर से, और एक होता है रैंकिन एंड रैंकिन को हम लोग आर एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुल मिलाकर के 5 स्केल है जिससे हम लोग तापमान को मापते हैं, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, रियूमर स्केल और रैंकिन स्केल। तो हमेशा की भांति यहाँ पर भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाएगा, यूनिट कन्वर्जन, यानी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम लोग कैसे लेके जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है UFP, अपर फिक्स पॉइंट। UFP अपर फिक्स्ड पॉइंट। किताबों की भाषा में अगर हम इसे समझें तो ये कहता है कि प्योर वाटर जिस तापमान पे बॉयल करता है उसे हम लोग अपर फिक्स पॉइंट कहते हैं। और आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्योर वाटर का जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी दाब 1 atm होगा तो हाईएस्ट टेम्परेचर को हम लोग UFP कहते हैं। जैसे वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर लिक्विड में रहेगा, 100 के बाद जैसे ही गर्म और करिएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। तो इसका हाईएस्ट टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, अपर फिक्स पॉइंट। तो हम लोग कहेंगे इट इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ प्योर लिक्विड वाटर एट 1 atm प्रेशर। दूसरा टर्म आता है लोअर फिक्स पॉइंट LFP, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो उसी तरह से पानी का मिनिमम तापमान क्या होगा लिक्विड अवस्था में, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इट इज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ प्योर लिक्विड वाटर एट 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर। और तीसरा पॉइंट आता है फंडामेंटल इंटरवल, या इसे फिक्स इंटरवल भी कहते हैं, FI। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, FI।
इक्वल टू हो जाएगा UFP माइनस LFP। क्लियर है तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आ जाएगा रीडिंग माइनस LFP अपॉन FI फंडामेंटल इंटरवल। ये वैल्यू कांस्टेंट होता है। ज़रा इनके टर्म्स को हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करें। व्हाट इज़ रीडिंग? मान लीजिए थर्मामीटर को अपने हाथ में या फिर मुंह में दबा दिए, तो आप देख रहे हैं कि उसका पारा जो है वो 98.6 पर जाके रुक गया। तो 98.6 जो है वो उस थर्मामीटर का रीडिंग हुआ। क्या हुआ? रीडिंग। उसी तरह से अगर हम सेल्सियस में लेते तो हो सकता है कुछ और हो, 37 डिग्री सेल्सियस। आपका जो है केल्विन में 310 केल्विन पे जाके रुकेगा, तो वो हो जाएगा रीडिंग। तो अलग अलग स्केल से अगर आप मापिएगा तो रीडिंग क्या होगा? अलग अलग आएगा। ठीक है, तो रीडिंग हो गया माइनस LFP लोअर फिक्स पॉइंट और अपॉन या ओवर फंडामेंटल इंटरवल। ये वैल्यू पांचों स्केल का जो है वो सेम होता है, यही इसका मीनिंग है। तो चलिए हम लोग ज़रा देख लेते हैं इन पांचों स्केल के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहली बात प्रॉपर्टीज और ये है स्केल्स। तो हमारे पास स्केल है सेल्सियस स्केल, डिग्री सी कहते हैं। फिर है केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। उसके बाद आता है रियूमर स्केल एंड देन रैंकिन स्केल। यहाँ पे आपको याद रखना है कुछ वैल्यूज़। जैसे पहला आपका आता है UFP अपर फिक्स पॉइंट। तो सेल्सियस स्केल में पानी का हाईएस्ट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में 373, फ़ारेनहाइट में 232, रियूमर में 80 और रैंकिन में 672। लेकिन वही अगर हम LFP की बात करेंगे तो आप जानते हैं सेल्सियस में कितना? 0, केल्विन में 273 और फ़ारेनहाइट में इसका वैल्यू होता है 32। ये 232 नहीं 212 होगा और ये होता है 32। एक मिनट माफ़ करिएगा, फ़ारेनहाइट में एक मिनट देख लेते हैं। फ़ारेनहाइट में इसका वैल्यू होता है, हाँ ठीक है, 212 और 32 और इसमें आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा 492। चलिए तीसरा नंबर हमारा आता है फिक्स इंटरवल या फंडामेंटल इंटरवल। 100 माइनस 0 यानी कितना? 100, 373 माइनस 273 कितना? 100 और ये आ जाएगा आपका 180, 80 और 180। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 4 नंबर। यहाँ के अनुसार देखेंगे रीडिंग में यहाँ पे R लिखते हैं माइनस LFP अपॉन FI। तो बताइए ये वैल्यू सभी के लिए क्या होता है? बराबर। तो ध्यान से देखेंगे, रीडिंग के जगह पे हम लोग सेल्सियस स्केल में C लिखेंगे। C माइनस LFP कितना है? 0। तो अगर माइनस 0 ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपॉन फिक्स इंटरवल कितना है? 100 इक्वल टू होगा, इसके लिए हम लोग लिखेंगे K। रीडिंग के जगह पे हम लोग केल्विन स्केल में क्या लिखेंगे? K और माइनस 273 हो गया LFP और फिक्स इंटरवल या फंडामेंटल इंटरवल 100। अब ये बराबर होगा F माइनस इसका LFP है 32 डिवाइडेड बाय 180
और इसका हो जाएगा r, -0 ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाय 80, और ये हो जाएगा Rn -492 अपॉन 180। यानी ये वैल्यू जो है सभी का जो है वो क्या है, सेम है। क्लियर है। अब इससे थोड़ा सा इस रेशियो को थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करें तो हम लोग देखेंगे इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो आपका आ जाएगा 20, सॉरी हाँ 20 से अगर हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो उससे बड़ी संख्या नहीं होगी जो सभी के लिए सेम आएगा। तो देखते हैं 20 से हम लोग क्या करेंगे, 5वां नंबर में मान लिया जाए रीडिंग माइनस LFP है, इसको FI ले लिए और मान लेते हैं इसको 20 से गुना कर दिए। तो जाहिर सी बात है सभी को करना पड़ेगा। तो अगर हम इसे 20 से गुना करेंगे तो 20 बचे क्या हो जाएगा 100, यानी C बटे कितना 5। गौर से देखिएगा, इसको भी 20 से ऊपर गुना करें तो 20 बचे क्या होगा 100, यानी K - 273 बटे कितना 5 इक्वल टू, इसको भी 20 से गुना करिए क्योंकि पूरा गुना किए हैं, तो 5 और ये इधर कितना हो जाएगा, सॉरी 20 और नीचे कितना है 180, तो 2 9 18, यानी F - 32 बाई 9। इसी तरह से R बाई क्या हो जाएगा 20 चौक 80, और Rn - 492 बटे 9। अब क्या हो गया कि 20 से हम लोग पूरे का पूरे सिस्टम को गुना कर दिए, तो 20 बचे 100, 20 बचे 100, यहाँ 20 9 180, 20 चौके 80, 20 9 180। क्लियर है। तो अब ये वैल्यू को आप लोग को अब याद रखना है, इसके मदद से आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है कन्वर्ट्स 37 डिग्री सेल्सियस इंटू ऑल अदर स्केल्स। तो पहला हम लोग देखते हैं इनटू केल्विन स्केल, यानी सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो बाकी स्केल में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम लोग देखते हैं केल्विन में, तो कन्वर्ट किस में करना है केल्विन। तो केल्विन का ये जो वैल्यू है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, K - 273 बटे क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू C अपॉन 5। ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आप फॉर्मूले के तौर पे याद रखेंगे K - 273 इक्वल टू C, या K इक्वल टू हो जाएगा C + 273। बिल्कुल याद रखना है कि सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है तो उसमें 273 जोड़ देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है केल्विन इक्वल टू क्या हो जाएगा 37 + 273, यानी 310 केल्विन, यानी हमारा 37 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना हो गया 310 केल्विन। क्लियर है। तो बाकी आप खुद से कन्वर्ट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी से कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन सामान्यतः आता है एट व्हाट टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ Celsius and Fahrenheit scale will be same, will be same। यानी कौन से तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम होगा। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं सेल्सियस बाय क्या होता है 100, या फिर हम लोग लिख सकते हैं सेल्सियस बाय 5 इक्वल टू F - 32 अपॉन 9। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट मान लेते हैं एट T टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर पे T टेम्परेचर पे C इक्वल टू F होगा, दैट इज
C इक्वल टू एफ इक्वल टू क्या, T। तो C और F के जगह पे क्या हम लोग पुट करेंगे, T पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 T अपॉन 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T माइनस 32 अपॉन 9। इसको गुना कर दीजिए, 9T इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5T और माइनस 160, यानी ये अगर इधर आ जाएगा तो 4T बचेगा इक्वल टू माइनस 160, या T इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस 160 अपॉन 4 यानी माइनस 40, यानी आप कह सकते हैं दैट इज माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू माइनस 40 फ़ारेनहाइट। यानी यही वो तापमान है जहाँ पर दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है। तो आप लोगों के लिए एक सवाल है कि आप लोग वर्बली जगह नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे आप सेल्सियस के जगह पे केल्विन ले लीजिए और बताइए कौन से तापमान पर केल्विन और फ़ारेनहाइट का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है। अगर आपसे बन जाता है तो आंसर को कमेंट करेंगे। ओके, उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की जानकारी मिल जाए। थैंक यू।